अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैनीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के व्लॉग में 2 से 3 टॉपिक्स पर बात करनी है और सारी की सारी एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसको मेरा रब चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जिल्लत दे। वही बात कि पाकिस्तान में पूरा का पूरा सिस्टम इमरान खान को माइनस करने पर लगा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऊपर नहीं आने दे रहा। वही इंटरनेशनल मीडिया पर और ओवरसीज पाकिस्तानियों की नज़र में इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। वो पिछले दिनों से द इकोनॉमिस्ट को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को जो इमरान खान का वहाँ पर मजमून पब्लिश हुआ है उसको लेकर पाकिस्तान में भी बड़ी हलचल है। आप जितना मर्जी चाहें, आप जो मर्जी कर लें, इमरान खान को माइनस नहीं कर पाएंगे। अब इमरान खान माइनस नहीं होगा। पाकिस्तान में आपकी चलती है, जो मर्जी करे। पाकिस्तान में आप जोर ज़बरदस्ती करके इमरान खान का नाम लेने से रोक सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को नहीं। तो दी इकोनॉमिस्ट में जो इमरान खान का मजमून पब्लिश हुआ है उस हवाले से जेल के जो सारे हैं काम, उसने सारी तफ्तीश कार्रवाई मुकम्मल कर ली, तफ्तीश कर ली। उसके बाद जो तफसीलात सामने आई उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे कि कहाँ से ये मजमून किसकी जानिब से लिखा गया है और कहाँ से इमरान खान ने किसके हाथ ये मजमून भेजा है जो दी इकोनॉमिस्ट में पब्लिश हुआ है। और फिर वहीं साथ साथ आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम फराहमी से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की थी, उस दरख्वास्त पर समाअत हुई है और समाअत में क्या कहा गया है ये सारा का सारा अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है और इन सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी आप लोग दे सकते हैं। सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब, वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और वहाँ से वहाँ पर उनकी मुलाकात हो गई बिलावल भुट्टो साहब के साथ। तो वहाँ पर जब वो सुप्रीम कोर्ट लतीफ़ खोसा साहब सुप्रीम कोर्ट से बाहर आ रहे थे और बिलावल भुट्टो साहब अंदर जा रहे थे, तो बस मुख्तसर सी उन दोनों की मुलाकात हुई, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब को देखकर कहा कि देखो मुझे कौन नज़र आया। उसके बाद भी लतीफ़ खोसा और बिलावल भुट्टो बगलगीर हुए और क्योंकि वहाँ पर रश था, वकला के साथ थे लतीफ़ खोसा और आसिफ अली जरदारी साहब तक छोटी सी मुलाकात हुई थी। इस मौका पर लतीफ़ खोसा के हमरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर वकील इंतज़ार पजोता और नईम पजोता भी थे। लतीफ़ खोसा और बिलावल भुट्टो की ये मुलाकात की वीडियो बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पहले क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे, उसके बाद कहा गया था कि जब आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से कह दिया गया था कि लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं है, तो फिर इमरान खान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इनको शमूलियत की दावत दी गई थी लतीफ़ खोसा साहब को कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लें। तो फिर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। उसके बाद एक जो बड़ा इशू चल रहा है, एक तो कागजात नामजदगी वाला मामला, उसके पीछे भी 2-3 दिन रह गए हैं, 2-3 दिन रह गए हैं। कागजात नामजदगी वाला मामला ही खत्म हो जाएगा। जिसके मंजूर हुए ठीक है, जिसके नहीं मंजूर हुए वो इलेक्शंस के मैदान से बाहर होगा। और फिर वहीं साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका इंतखाबी निशान वाला मामला चल रहा है, कभी ले लिया जाता है, कभी दे दिया जाता है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया गया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बल्ले की निशान की बहाली से मुतल्लिक जो दरख्वास्त है वो 10 जनवरी को अब होगी, बरोज़ बुध को उस हवाले से समाअत होगी। बार बार एक बात जो अवाम भी करती है और बाकी लोग भी करते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, लीगल वकला टीम है, वो भी ये बात करती है किसी भी निशान पर हम इलेक्शन तो ज़रूर लड़ेंगे, हमें जो मर्जी इंतखाबी निशान दे दे, इंतखाबी निशान से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहचान बल्ला नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहचान इमरान खान है। तो आप इंतखाबी निशान लें या हम ना वापस करें, कोई फ़र्क नहीं है। जो निशान देंगे उस पर इंतखाबात ज़रूर लड़ेंगे। ये जो बहाना बनेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान वापस ले लिया, तो वो उनकी सोच है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान वापस लेने के बाद इलेक्शन से बाहर चली जाएगी या कहेगी हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो वो तो बात चेयरमैन ने क्लियर कर दी है, बैरिस्टर गौर ने, कि कोई भी निशान दे दें इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान जो है वो रेस्ट रूम पर गए। चीफ जस्टिस ने हामिद खान से कहा कि आपकी दरख्वास्त कल मुकर्रर कर देंगे। हामिद खान ने कहा कि आज ही समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आज 9 मेंबर बेंच भी है और एक खसूसी बेंच भी है। वकील ने कहा कि हमारी तरजीह आज है तो फिर परसों लगा दें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप फैसले के खिलाफ आए तो 184(3) की दरख्वास्त है। हामिद जो वकील है उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ
185(3) में सुप्रीम कोर्ट आए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बस फिर मामला जज कमेटी के पास नहीं जाना, तो परसों केस पर मुकर्रर होगा। सुप्रीम कोर्ट के बल्ले के निशान जो है उस पर 10 जनवरी को समाअत करने का हुक्म दे दिया है। मतलब एक समाअत के दौरान मुकालमा ही हुआ। पहले उन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा आज नहीं समाअत कर सकते, तो जिस पर फिर वकील ने कहा कि आज नहीं तो फिर परसों पर रख ले। तो अब रोज़ बुध परसों समाअत होगी, तो उसमें देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस देते हैं या नहीं देते। लेकिन अगर वापस ले भी लिया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई सरप्राइज हैरानी वाली बात नहीं है। वो इन सब चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर है। इमरान खान भी मेंटली प्रिपेयर है। उन सब पता है कि अगर बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा तो अगली स्ट्रेटेजी इमरान खान की क्या होगी। इमरान खान जेल में बैठे, ये उन्होंने A to Z प्लान तैयार कर रखे हैं कि पार्टी को चलाने के लिए अगर कागजात भी नहीं जो मंजूर किए जा रहे तो उसका B प्लान क्या है, C प्लान क्या, इस तरह A to Z सारे प्लान तैयार है। और अगर बल्ले का निशान भी ले लिया जाता है उसके लिए भी अल्टरनेट इमरान खान ने कोई ज़रूर प्लान तैयार करके रखा होगा। अब जो इमरान खान का 2-3 दिन से ये दी इकोनॉमिस्ट के हवाले से चल रहा है, बाहर इंटरनेशनल मीडिया पर भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का नाम लिया जा रहा है तो भी पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को मसला हो रहा है कि इमरान खान इतनी मकबूलियत क्यों हासिल कर रहे हैं, इमरान खान की इतनी मकबूलियत क्यों है। आप लोग पाकिस्तान में जितनी मर्जी पाबंदियां लगा लें, पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की आवाम का को जोर ज़बरदस्ती से दबाव कर सकते हैं उन पर कि इमरान खान का नाम ना ले, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया नहीं रुकेगा। तो ये चला हुआ है कि दी इकोनॉमिस्ट पर इमरान खान का मजमून जो है वो शाया हुआ है। उस हवाले से मुर्तज़ा सोलंकी साहब का एक बयान सामने आ रहा है जिसमें उन्होंने बोला है कि मैं दी इकोनॉमिस्ट को ख़त लिखूंगा। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं, दी इकोनॉमिस्ट है, इंटरनेशनली आप कह ले हैं, या BBC या आप अल जज़ीरा नहीं है जिसको आप ख़त लिखने का कह रहे हैं। तो इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात फारूक नज़ीर का कहना है कि बरतानिया जर्दीरे में शाह बानी चेयरमैन का मजमून जेल में नहीं लिखा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बानी चेयरमैन से मिलने वालों का मुकम्मल स्कैन किया जाता है। जेल बैरिक में इमरान खान को कागज़ और कलम की सहूलत मैसर नहीं है। कम से कम इससे एक बात साबित हुई है कि इमरान खान को सिर्फ पढ़ने के लिए जो किताबें दी जाती हैं, इमरान खान ने ये अदालत में पहले कहा था कि मुझे कुछ फ्री टाइम में मैं किताबों का मुताला करता हूँ तो मुझे जो है कुतब दिए जाए, तो इमरान खान को कुतब दी गई थी। उसके बाद इससे अंदाज़ा करें कि इमरान खान को लिखने के लिए कागज़ पेंसिल ही नहीं दी जा रही। तो ये एक बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है कि अगर इमरान खान के पास लिखने के लिए ही कुछ नहीं है तो मजमून जेल के अंदर से बाहर कैसे गया, ये एक कश्मकश है। कई बातें की जा रही हैं कि ये खान साहब की जानिब से ख़त नहीं लिखा गया, किसी ने बाहर से इमरान खान के नाम पर बना के ये भेजा है, तो अंदर से तो कुछ भी नहीं हुआ। और मज़ीद कहा गया कि कागज़ और कलम की सहूलत ही मुयसर नहीं है, कोई ऐसा ज़रिया नहीं मुयसर कि वो जेल में कुछ लिख सके। अखबार में शाया मजमून बानी चेयरमैन का मजमून इनका अपना तहरीर करदा नहीं है। और मज़ीद कहा गया कि बानी चेयरमैन का मजमून तहरीरी शक्ल में जेल से बाहर जाता तो बड़ी कार्रवाई हो चुकी होती। अडियाला जेल में इमरान खान की कमरा नंबर बैरिक को इंतहाई सिक्योरिटी जोन जो है उसमें रखा गया है, और वहाँ पर जितने भी एहलकार सिक्योरिटी देते हैं ना, उनकी सुबह और शाम जो तलाशी ली जाती है। आते वक्त ड्यूटी से वापसी जाते हैं तो उनकी तलाशी ली जाती है। मतलब इतनी सख्त निगरानी में इमरान खान को रखा गया है। उसके बाद फिर मजीद ये सिक्योरिटी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती कि सुबह आने वाले जो इमरान खान की बैरिंग के बाहर जो एहलकार हैं तैनात किए गए हैं, उनके बाद 24 घंटे वहाँ पर कैमरे भी लगे हुए हैं और 24 घंटे बैरिक की सिक्योरिटी, खुफिया कैमरे, जेल स्टाफ और दीगर खुफिया ला से मॉनिटरिंग जारी रहती है। IG जेल खाना जात का कहना है कि बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए आने वाले हर शख्स को जेल कवानीन के मुताबिक तलाशी ली जाती है। और उसके बाद जेल कवानीन इसके अलावा बैरिक पर तैनात होने वाली सिक्योरिटी, जैसे कि मैंने बताया, बैरिक पर जो तैनात एहलकार होते हैं उनकी भी चेकिंग होती है। सुबह ड्यूटी के आगाज़ और इख्तिताम पर चेकिंग होती है कि उनके पास से कुछ ना हो या इमरान खान को वो कुछ फैसिलिटेट ना कर रहे हो। इमरान खान को सिर्फ किताबें पढ़ने की सहूलत में यसीर और किताबें भी इन्हें अच्छी तरह जांच पड़ताल के बाद दी जाती हैं। इसलिए इस आर्टिकल में कोई सदाकत नहीं है कि यह आर्टिकल इमरान खान ने खुद लिखा है। उन्होंने कहा, हम इस बात की सख्ती से तरदीद करते हैं कि बरतानवी जदीरे का आर्टिकल बानी चेयरमैन इमरान खान का तहरीर करता है। महकमा जेल के काम ने इस मामले को मुकम्मल तहकीकात की थी। इसमें एक जो मजीद बात सामने है वो ये कि मजमून तहरीरी शक्ल में अडियाला जेल से बाहर नहीं गया। हमने कैमरों से भी चेक कर लिया है, कोई तहरीरी मवाद जेल से बाहर नहीं गया।
کسی شخص نے خود ہی بانیہ عمران خان کی طرف سے تحریر لکھ کر شائع کروا دی ہے۔ مطلب اتنا مسئلہ عمران خان کے ایک مضمون لکھنے پر بھی کہ انہوں نے ساری کی ساری سیکیورٹی بتا دی کہ جیل میں کیمروں کے ذریعے خفیہ عمران خان پر نظر رکھی جاتی ہے، اور لکھ بھی دیا ہے۔ تو ایسا کیا مسئلہ ہو گیا ہے جو اتنا ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے عمران خان کے وہ مضمون کو لے کر کہ وہ دی اکانومسٹ میں شائع ہی کیوں ہوا؟ وہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی وہ عمران خان جیل سے تو نہیں گیا، خود ہی کسی نے لکھ کے اکانومسٹ، مطلب مقبولیت عمران خان کی برداشت نہیں ہو رہی۔ وہی بات کہ جس کو میرا رب چاہے عزت دے، تو اتنا مسئلہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کی عوام پر، پاکستان کی میڈیا پر ہمارا ہولڈ ہے تو انٹرنیشنل میڈیا پر بھی ہولڈ ہونا چاہیے، وہ عمران خان کا نام ہی نہ کہیں لیا جائے۔ تو انہوں نے اگر پبلش کی ہے تو ایسا کیا تھا اس تحریر میں؟ اب وہ مسئلہ بنایا جا رہا ہے کہ بھئی جیل سے تو وہ تحریر یا مضمون نہیں گیا، لکھے ہوئے مواد میں یا تحریری مواد میں وہ نہیں گیا، اور یہ باہر سے ہی کسی نے لکھ کر مضمون جو ہے وہ عمران خان کے نام پر شائع کیا ہے یہ چیز۔ اس کے بعد دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے پر انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت تھی، تو وہ 15 جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اس درخواست پر سماعت کی۔ بینچ کے دیگر ممبران میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت حلالی شامل تھے۔ 22 ستمبر کو ایک حکم نامہ جاری کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے الیکشن کمیشن کو کہ جتنی بھی وہ سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، خاص کر پاکستان تحریک انصاف کو، اور ان کا جو گلا شکوہ ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی وہ دور ہو جائے۔ ان احکامات کے بعد تحریک انصاف کے ایک وفد نے الیکشن کمیشن کا دورہ کر کے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا، جس کے جواب میں الیکشن کمیشن نے تمام شکایت کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ تاہم تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر پاکستان تحریک انصاف کو دی گئی یقین دہانی پر عمل درآمد نہ کرانے کے باعث الیکشن کمیشن توہین عدالت کا مرتکب ہوا ہے۔ تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ انہیں 8 فروری کو ہونے والے الیکشن کے عمل سے باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے عمل کے دوران الیکشن کمیشن اور ان کے صفحے اول کے 90% رہنماؤں کے کاغذات مسترد کر دیے گئے۔ اور ہے بھی ایسا کہ پاکستان تحریک انصاف سے کوئی ذاتی مسئلہ ہے اور کسی پارٹی کا آپ دیکھ لیں کوئی اتنے زیادہ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد نہیں کیے گئے جن نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں۔ تو اچھے ہتھکنڈے آزمائے جا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن سے باہر کر دیا جائے۔ ابھی تک تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خود یہ ڈگمگائے ہوئے الیکشن 8 فروری کو ہونے ہیں یا نہیں ہونے۔ مزید سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے کہا کہ ہم نے پنجاب سے رپورٹ مانگی تھی، اس کا کیا بنا؟ جس پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے۔ بینچ میں شامل جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ ایک رپورٹ الیکشن کمیشن اور دوسری چیف جسٹس سیکرٹری پنجاب نے جمع کروائی تھی۔ جسٹس محمد علی مظہر لطیف کھوسہ سے مخاطب ہوئے کہا کہ آپ کے لوگوں کے 1192 کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے ہیں، کیا چیف سیکرٹری پنجاب کا جواب آپ نے دیکھا ہے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لطیف کھوسہ سے مخاطب ہوئے سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ ہمیں بتائیں رپورٹ میں کیا غلط ہے؟ رپورٹ میں اعتراضات ہیں تو تحریری طور پر جمع کروائیں۔ اس پر لطیف کھوسہ نے بھی ایک مکمل مکالمہ چلتا ہے کہ ادھر سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بولتے گئے اور لطیف کھوسہ صاحب ان کا جواب دیتے گئے، جس پر لطیف کھوسہ صاحب نے کہا جس وجہ سے رپورٹ مانگی گئی اس کا بھی ایک جواب نہیں دیا گیا۔ اس موقع پر جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کی شرح 76.18% ہے۔ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹریبیونل نے آپ کی چند امیدواروں کی اپیلیں بھی منظور کر لی ہیں۔ چیف جسٹس نے لطیف کھوسہ مخاطب کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ اب آپ چاہتے کیا ہیں؟ کیا دیں گے؟ آپ کو 100% کاغذات نامزدگی ہے وہ منظور ہونے چاہیے۔ مطلب ایک ٹونٹ مارا کیا پاکستان تحریک انصاف کیا چاہتی کہ ان کے جتنے بھی امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے وہ سارے کے سارے منظور ہو جائے۔ اس کے بعد مزید چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن قانون کے مطابق جو نہیں کر رہا وہ عدالت کو بتائے، یا آپ کو پاکستان کے کسی ادارے پر اعتبار نہیں، یا پھر وجوہات بتائیں۔ اگر آپ عدالت سے کوئی حکم چاہتے ہیں تو وہ بتائیں، وہ ہم کر دیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آپ اپنے دھکڑے نہ روئیں بلکہ مزید کیا ریلیف چاہیے وہ بتائیں۔ مطلب بات سیدھی کریں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں۔ اگر آپ کو مزید ریلیف چاہیے تو آپ وہ بتائیں، چیف جسٹس نے لطیف کھوسہ صاحب سے کہا۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ آپ کے مطابق پیپلز پارٹی، نون لیگ سمیت سب جماعتیں آپ کے خلاف سازش کر رہی ہیں۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن چاہیے؟ جس پر لطیف کھوسہ نے جواب دیا 100% الیکشن چاہیے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن کا کام انتخابات کروانا ہے، آپ کے بنوائے ہوئے ادارے ہی ہیں، پارلیمان نے ہی بنائے ہیں یہ ادارے، ان اداروں کی قدر کریں۔ اگر ان کی جانب سے بیان کیے گئے حقائق غلط ہے تو تردید کرتے ہیں۔
مزید انہوں نے کہا کہ آپ کے الزامات پر تردید میں جواب آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، ہم کسی کی انتخابی مہم نہیں چلا رہے، دفعہ 144 اور ایم پی او سب کے لیے ہوگا، صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں۔ تو یہ ایک بڑی بحث چلی سماعت کے دوران، اور آپ کہہ لیں کہ چیف جسٹس تھوڑا سا ٹونٹ والا ان کا آج بیہیویئر تھا سماعت کے دوران، جس طرح انہوں نے کہا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف الیکشن چاہتی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ کیا اب الیکشن کمیشن اور جو آروز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے 100% جو امیدوار ہیں سب کے سب امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سماعت ملتوی ہو گئی ہے، کیا بنتا ہے، سماعت میں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ پاکستان کی سیاست کے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں فی الحال تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت پاکستان کو شدید ضرورت ہے الیکشنز کی۔ الیکشنز اب اپنے وقت پر ہو جانے چاہیے، کیونکہ اب آخری حال الیکشنز ہی ہیں، اور الیکشنز بھی وہ کہ ایک صاف اور شفاف الیکشنز ہوں، تاکہ پتہ چل سکے کہ کون سی پارٹی پبلک کس پارٹی کو چاہتی ہے، اور اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہیں، عوام کی مرضی سے حکمران آتے ہیں، تو ہی پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اگر وہی سلسلہ جو شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ اپنی مرضی سے کسی بھی پارٹی کو مسلط کر دیا جائے، تو وہ الیکشنز کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔